हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आप क्लैट 2024 के लिए क्रैश कोर्स देख रहे हैं तो 10,999 रुपीज़ में 7 बुक्स आपके घर पे आने वाली हैं। लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है। कहने का मतलब है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको जो भी चाहिए ना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आप क्लैट पॉइंट का वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या हमारी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे भी डेमो क्लासेस उससे चेक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मॉक्स चाहते हैं तो 1599 रुपीज़ में 35 प्लस मॉक्स, 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप इसमें भी चाहें तो अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना अभी एक मिशन रानीगंज करके जो है ना एक मूवी आ रही है अक्षय कुमार की, तो काफ़ी अभी न्यूज़ में क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। हुआ क्या था, देखो वेस्ट बंगाल के रानीगंज में माइन एरिया था एक, तो उस माइन के अंदर ना पाइपलाइन फट गई थी, तो जिससे कि जो जहाँ पे देखो ज़मीन के अंदर जाके आपको पता है कि जो लेबर लोग होते हैं वो काम करते हैं, तो वो पानी पूरा बह गया था, जिसमें कि काफ़ी सारे लोग निकल आए थे लेकिन 70 लोग फंस गए थे। और इस पूरी मूवी के जो मेन किरदार हैं, जिनका आपका नाम है जसवंत सिंह गिल, इनके द्वारा एक आइडिया लाया गया था और जिसके थ्रू इन्होंने उन लोगों को वहाँ से निकाला था और बचाया था। जो ये रोल जो है ये अक्षय कुमार करने वाले हैं। एक्चुअली देखो इन्होंने किया क्या था, इन्होंने एक कैप्सूल बनाई थी आयरन की, और वो कैप्सूल जाती थी पानी के अंदर नीचे मतलब, और एक एक आदमी को एक बार में लेके ऊपर आती थी, और इन्होंने 70 टाइम्स खुद ये जाके किया था। तो ऐसे रियल लाइफ हीरो हैं ये, इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले थे उसके बाद। और अभी इन्हीं के ऊपर ये मूवी जो है ना, ये आपकी मिशन रानीगंज करके आ रही है, जिसमें आपके अक्षय कुमार जो है वो इसमें मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। परिणीति चोपड़ा भी हैं इस मूवी के अंदर। देन देर इज अ न्यूज़, देर इज एडिटोरियल आर्मेनिया अजरबैजान पे। मैंने डिटेल में आपको ये आर्टिकल कराया है आज से 2 या 3 दिन पहले, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, बट आप लोगों को थोड़ा सा जैसे कैसे बोल सकते हैं इसको, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको तुरंत ये जवाब आएंगे जो मैं बोलने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले मुझे ये बताओ वो कौन सा एरिया है जिसके लिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में मत लिखना, बस मैं आपसे 4-5 चीजें बोल रहा हूँ, उसको दिमाग में सोचने की कोशिश करो। कौन सा एरिया जिसको लेके बवाल है? ठीक, आर्मेनिया की पॉपुलेशन किस रिलीजन की ज़्यादा है? अजरबैजान की पॉपुलेशन किस रिलीजन की ज़्यादा है? अजरबैजान को कौन सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? ठीक है, और इनके बीच में कब कब वॉर हो चुकी है ऑलरेडी, रिसेंट वॉर कब हुई थी? तो ये मेरे कुछ क्विज के क्वेश्चन है। ये आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए दिया हुआ है। देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है ना, हमारे जो नोट्स होते हैं, हम जैसे 5वें पेज पे जाते हैं रिवीजन करने के लिए, तो हमारे दिमाग को पता है यार कि 5वें पेज पे ये चीज़ है, तो आप जब उसको रिवाइज करते हो आपको वहाँ वो याद आ जाता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है उसी क्रम में वो आपसे पूछी जाएगी, नहीं, वहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे ही कहते हैं कि तुरंत आपकी जो नॉलेज उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी होता है। तो ये था, और कमेंट सेक्शन में मुझे सभी लोग बताना आर्मेनिया की कैपिटल, अजरबैजान की कैपिटल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखो यूक्रेन ने कहा है कि हमने रशिया के ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर को मार दिया है। इनका नाम है एडमायरल विक्टर सोकोलोव। अभी रशिया ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, बट हाँ लग रहा है ऐसा हो चुका है। इसके बाद देखो अभी कनाडा की पार्लियामेंट जो है वो काफी न्यूज में है। न्यूज में रहने का कारण क्या है, वहां की पार्लियामेंट ने ऑनर किया है एक नाजी को। नाजी मतलब जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की तरफ से काफी सारे नरसंहार या फिर काफी सारे किलिंग्स करी थी जूइश की। क्या है नाजी वाला सीनियर, हिटलर को क्यों हम जानते हैं? होलोकॉस्ट का नाम आपने सुना होगा। जब आपने इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको होलोकॉस्ट के बारे में ही बताया था। एक्चुअली देखो क्या था ना, हिटलर को ये चीज दिमाग में थी कि जर्मनी के लोगों को यूनाइट करना है, और जब भी किसी जगह के लोगों को यूनाइट करना होता है तो नेशनलिज्म की भावना बहुत जगाई जाती है। तो हिटलर ने इस चीज का फायदा उठाते हुए काफी सारी बातें रखी। जैसे उसने ये बोला कि
जो आपके ज्यूइश होते हैं, इनके वजह से ही इकोनॉमी का फॉल डाउन हुआ है, ज्यूइश जो हैं वो सारी बुरी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इस तरीके की चीज़ें करके जो है वहाँ के लोगों के मन में हेट्रेड फिल कर दिया था ज्यूइश लोगों के मन में, जर्मन लोगों के मन में ज्यूइश के अगेंस्ट में। और उसके बाद बहुत ज़्यादा लेके ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए थे, ज्यूइश को इनको मारा गया था। आपने होलोकॉस्ट का नाम सुना होगा, आपने वो गैस चैम्बर्स देखे होंगे। अभी रिसेंटली में एक मूवी आई थी वरुण धवन की, एंड आई थिंक व्हाट वाज द नेम यार, श्रीदेवी की जो बेटी हैं, तो वो मूवी भी, उसमें काफ़ी सारे सीन्स जो है ना वो आपके होलोकॉस्ट से कनेक्ट करके दिखाए गए थे। ठीक है, चलिए तो अब इसको देखते हैं। देखो कनाडा के पार्लियामेंट ने क्या किया, इन्होंने ना एक बंदे को बुलाया, और जो कि पहले यूक्रेन के होते थे बट उन्होंने अब आके बस गए हैं वो कहाँ पे, कनाडा के अंदर। अब ऐसी कंट्रीज क्यों करती, किसी दूसरे कंट्री के बंदे को बुला के उसको ऑनर करने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए कि भाई हमारे इस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा है। तो यूक्रेन और आपका कनाडा का जो रिलेशन है वो अच्छा दिखाने के लिए कनाडा ने जो है वो इनको बुलाया और इनको यहाँ पे ऑनर कर रहे थे। इनका नाम है आपका, इनका नाम क्या है, हाँ यारोस्लाव हुनका, 98 ईयर्स के हैं ये हुनका जी को जो है ना यहाँ बुला के ऑनर किया गया। देखो सबसे पहले जेलेंस्की की स्पीच हुई और उसके बाद इनको यहाँ पे ऑनर किया गया। जो हाउस ऑफ कॉमन है वहाँ का, जो लोअर हाउस है, जो कनाडा है उनका जो लोअर हाउस है उसे हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, जो अपर हाउस है उसको सेनेट बोलते हैं। वहाँ पे जेलेंस्की की स्पीच हुई, उसके बाद इनको बुलाया और इनको ऑनर किया गया। फिर बाद में जब चीज़ें सामने आई तब वहाँ की सरकार जो है ये बोल रही है कि भैया हमें पता नहीं था कि ये वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मारा है, या फिर ये जर्मनी सेना में थे, इस तरीके की चीज़ें बोली जा रही है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जस्टिन ट्रूडो को ही इसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं की जो टीम है वही डिसाइड करती है कौन आएगा, किसको ऑनर किया जाएगा, सारी चीज़ें। बट एक्चुअल में हुआ क्या वहाँ पे अभी, कि वहाँ के स्पीकर ने इसकी अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है और कहा है कि भैया हमने कराया है, ये गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, वर्ल्ड वॉर 2 में ये जर्मन फोर्सेज में थे और इन्होंने काफ़ी सारे ज्यूइश को मारा है। देखो आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ, जो जस्टिन ट्रूडो है ना, अभी ये क्यों इतनी सारी गलतियाँ कर रहे हैं और क्या है मामला। देखो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसका नाम है लिबरल। ठीक है, अगर इनको सरकार बनानी थी ना तो इनको 168 सीट्स चाहिए थी मिनिमम, जो इनके पास थी नहीं। तो लिबरल पार्टी ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर अभी सरकार चला रही है, और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ना जसवीनत सिंह या कुछ ऐसे करके नाम है, जो कि खालिस्तानी प्रो आदमी है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनके समर्थन से ये चला रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे हो कि अभी जो ट्रूडो है ना वो खालिस्तानी लोगों को कुछ कहते नहीं है, या जो खालिस्तानी इवेंट्स होते हैं उसको कुछ कहते नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे न्यू डेमोक्रेटिक करके जो ये पार्टी है इसका सपोर्ट से सरकार चलाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि भाई इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो वो वाली चीज़ रहती है। ये देखिए आपके हैं हिटलर, इनकी कहानी सभी को पता ही है, अभी इस बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, बट हाँ ये जो हॉलोकॉस्ट और सारी चीज़ें थी उसके रिस्पॉन्सिबल यही थे। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है द कावेरी वाटर काउंड्रम। हुआ क्या है पहले थोड़ा सा रिसेंट देख लेते हैं। On September 21, the Supreme Court asked Karnataka to continue releasing 5,000 cubic feet per second of water from the Kaveri river to Tamil Nadu for 15 days. कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि डेली फ्लो जो है वो 5,000 क्यूसेक ऑफ वाटर तमिलनाडु जो है वो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, जहाँ पे अभी इस बार बारिश भी कम हुई है तो उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और तमिलनाडु जो है वो ये बोल रहा है कि भैया हमें पानी की ज़रूरत है, हमारे अभी बारिश कम हुई है। अब ये थोड़ा पूरा डिस्प्यूट क्या है, काफ़ी पहले हमने डिस्कस किया था, एक बार आज रिवीजन काइंड ऑफ कर लेते हैं। अगर जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं तो वो इसको नोट डाउन कर लेना। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है ना, ये आज का डिस्प्यूट नहीं है यार, ये बहुत पहले से इन दोनों ही स्टेट्स, दो क्यों मैं कहूँगा और ज़्यादा स्टेट्स के बीच में चल रहा है। आप यहाँ पे देखिए कावेरी रिवर ये रही, ठीक है, यहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ये यूं यूं करके यहाँ से आती है, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड हैं पहले वो देख लेते हैं। मेन तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु है ही है। कभी कभी आप ये चीज़ देखने को आपको मिलेगा कि तमिलनाडु कर्नाटका के अलावा और भी आपके स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको लेके लड़ाई होती रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि केरला भी इसमें इंक्लूडेड है, पौंडुचेरी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मेन जो है ना इसमें 3 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी जो है वो आपके कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पौंडुचेरी, ठीक।
और अगर आप इस डिस्प्यूट को देखोगे तो ये 1892 से चला आ रहा है, 150 ईयर्स से ज़्यादा पुराना ये डिस्प्यूट है दोनों ही स्टेट्स के बीच में। मतलब दोनों ही स्टेट्स को बोलूँगा मैं, 3 स्टेट्स एंड एक यूटी के बीच में, ये ज़्यादा सही स्टेटमेंट है। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या अभी क्या सिस्टम बना हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटका और बाकी स्टेट्स के बीच में कि आपका जो कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल था ना, उन्होंने ये बनाया है कि नॉर्मल वाटर ईयर के अंदर कर्नाटका इज बाउंड टू रिलीज 177.25 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर फ्रॉम जून टू मे इन तमिलनाडु। द ऑनगोइंग साउथवेस्ट मानसून सीजन ऑफ्टन ट्रिगर्स डिस्प्यूट व्हेन रेनफॉल फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन। मतलब ये नॉर्मल ईयर में है, अगर कम होगा तो इसमें बोला गया है कि प्रो राटा बेसिस पे, मतलब उसी हिसाब से उसको थोड़ा कम करके देना है। 150 years old dates back to the two agreement of arbitration in 1892-1924 between the then Madras presidency in Mysore। ठीक है, इसमें ज़्यादा अपने को जाने का नहीं है। The Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu began in 1974 when Karnataka started diverting water without Tamil Nadu consent। ये तो अभी recent का आ रहा है कि भाई क्यों ये dispute हो रहा है, ये क्योंकि हमने पहले डिटेल में किया हुआ है, इसलिए we are just revising it। After several years, Kaveri Water Dispute Tribunal was established in 1990 to resolve the issue। It took 17 years for the CWDT to reach a final order in 2007, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इतना इतना आपको देना है, और डिस्ट्रेस ईयर के अंदर जब पानी कम है तो प्रो राटा बेसिस पे आपको ये पानी का सप्लाई इन स्टेट्स के अंदर करना है। ठीक है, द अलोकेशन ऑफ वाटर अमोंग द 4 स्टेट इज एज, क्या डिसाइड किया था, तमिलनाडु को बोला गया था 404.25 टीएमसी, कर्नाटका को बोला 284.75 टीएमसी, केरला को बोला 30 टीएमसी एंड पौंडुचेरी को बोला 7 टीएमसी। देखो अपर रिप्रियन स्टेट क्या होता है, अपर रिप्रियन स्टेट मतलब जो स्टेट ऊपर है, जहां से पानी नदी बह के आ रही है, तो जो अपर रिप्रियन स्टेट होता है ना, उसके पास ज्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि वो वहां पर डैम बना के रखता है। अब जब ऊपर से पानी जितना छोड़ा जाएगा नीचे के स्टेट्स पे उतना ही तो आएगा, इसीलिए इतनी डिस्प्यूट होती है। 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी को एज ए नेशनल एसेट बताया था, और ये बोला था कि जो CWDT का जो अरेंजमेंट है ये सही है और इसी को पालन होना चाहिए। कावेरी नदी जो है, इसको पुन्नी भी बोलते हैं तमिल के अंदर, और सैक्रेड रिवर है साउदर्न इंडिया की, जैसे हमारे हम गंगा को मानते हैं उसी तरीके से कावेरी रिवर है वहाँ पे। ब्रह्मगिरी हिल ऑफ वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है, एंड कर्नाटका फ्लोज इन साउथवेस्ट डायरेक्शन थ्रू स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, देन डिसेंड्स इन द ईस्टर्न घाट्स इन द ग्रेट फॉल्स एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल थ्रू पौंडुचेरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम जो हैं वो ये हैं, बट ये आपसे काम का नहीं है। ठीक है, एक बार इसको देख लो, रीड कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। वैसे ये सब कराया हुआ है, जस्ट मैं बस रिवीजन के पर्सपेक्टिव था मेरा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, है ना, तो वो वाली चीज़ थी। ठीक है, चलिए अब ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आजकल आप देखो न्यूज़पेपर देखोगे ना, तो थोड़ा अभी पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। रीज़न ये कि देखो इलेक्शन आने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर इज़ इलेक्शन, तो थोड़ा अब इलेक्शन का माहौल है, और ज़्यादा जो न्यूज़पेपर में चीज़ें कवर हो रही हैं ना वो इलेक्शन रिलेटेड हैं, पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड हैं। तो आपको ना अब आपका एग्ज़ाम आ चुका है, देखो टाइम बहुत कीमती है, टाइम बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करो, कहाँ इन्वेस्ट करना है सोच समझ के करो, और ज़्यादा चीज़ ना नई चीज़ पढ़ने पे मत करो। जैसे हिंदू कर रहे हो, मंथली मैगजीन्स कर रहे हो, करते रहो नवंबर 10-12 तक, बट ज़्यादा चीज़ें अब ना रिवीजन पे फोकस करो। कोई फ़ायदा नहीं है बहुत सारी चीज़ पढ़ने का अगर आपके दिमाग में वो चीज़ रिटेन ही नहीं हो पा रही है। मैं बार बार आप लोगों को ये बोलता हूँ कि फोकस ऑन क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। मतलब अगर आपने 50 पेज के नोट्स बनाए हुए हैं ना, तो वो ऐसे याद हो कि उसमें से कुछ भी पूछने तो गलत ना करके आओ। ऐसा नहीं हो कि भाई 50 पेज के नोट्स नहीं, आपने 500 पेज के नोट्स बना रखे हैं और याद कुछ भी नहीं है। बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। क्वांटिटी के चक्कर में जाओगे दिक्कत में फंस जाओगे, और दिक्कत में नहीं फंसना है, इसीलिए रिवीजन पे फोकस करो। करंट अफेयर को एटलीस्ट कुछ नहीं तो 20 से 22 बार अपने एग्जाम से पहले रिवाइज करना है। जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो अब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई होंगी, क्योंकि चीज़ें कंपाइल फॉर्म में है, शॉर्ट है। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं और मैगजीन्स पे टिक मार्क करके उसी से रिवीजन करने का प्लान है, तो ठीक है, अब आपने वो चुना है, कोई इशू नहीं है। जब 2-4-5 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो अपने आप आपको हैबिट पड़ जाएगी कि कहाँ से कितना करना है कितना नहीं करना है, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा अपने हिसाब से करो, और एवरीबडी इज डिफरेंट। मैं आपको फिर से ही चीज़ बोल रहा हूँ कि
कभी कभी ये होता है कि सर इसमें हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, उसके इतने आ रहे हैं, उसके इसमें नहीं आ रहे हैं, हमारे इसमें आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि यार हर इंसान अलग है। जो रैंक 1 की स्ट्रेटेजी रही होगी ना लास्ट ईयर, वो आप पे काम नहीं आएगी। रैंक 1 इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, वो अलग बैकग्राउंड से है, क्या पता उसकी इंग्लिश अच्छी हो, क्या पता उसका कोई और सब्जेक्ट अच्छा हो, वो एक अलग पूरी कहानी है। हर इंसान अलग है। आप बेसिक चीजें ले सकते हो दूसरे की स्ट्रैटेजी से, दूसरे के ज्ञान से, पर इन दी एंड करना आपको अपना ही है, जो आपके मन में है और जो आपके हिसाब से सही है। अब वो आपके हिसाब से सही क्या होगा, मॉक दे के एनालिसिस करो कि हाँ यार मेरे हिसाब से ये सही है, और कोशिश ये किया करो मॉक को 2 से 4 के बीच में ही दो, क्योंकि वो एग्जाम में उसी टाइम पे होने वाला है, ठीक है। और एग्जाम लाइक कंडीशन बना के दिया करो, वो बहुत जरूरी है। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।